सकता है, निश्चित तौर पर एक फोरम बन सकता है, लेकिन मेरा एक एप्रीहेंशन है, मेरा एक डर है कि ऐसा कोई भी मंच, हो सकता है मैं गलत हूं, ऐसा कोई भी मंच इलीट पॉलिटिक्स का फोरम बनेगा। प्रैक्टिकली ऐसा होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई ढांचा व्यापक खड़ा किया जाएगा तो महाद्वीपीय आधार पे एक कॉन्टिनेंट के हिस्से में जहां पर हिंदू सोसाइटी या हिंदू जाति व्यवस्था का प्रभाव है, जब अभी देश में इस तरह के दलित ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना ऑल इंडिया फोरम बनाते हैं, वो पूरी तरीके से एक खास वर्ग के दलितों के उसमें होता है, वो रिप्रेजेंट करने का क्लेम करते हैं, गरीब दलित आबादी की नुमाइंदगी करने का क्लेम करते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये सभी लोग जानते हैं। उनकी शिकायतें और ग्रीवांसेस क्या है ये भी सभी लोग जानते हैं कि इस तरह के जो फोरम्स बनते हैं उनकी क्या शिकायतें होती हैं। ऐसे में मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब हो सकता है ये संभव हो, लेकिन मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा ऑल एशिया फोरम किस तरीके से बन पाएगा, या अगर बनेगा तो उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र क्या वाकई साधारण या किसी भी रूप में प्रगतिशील ऐतिहासिक तौर पर निर्धारित कैसे किया जाएगा। ये तो बहुत ढीला ढाला एक संघीय ढांचा होगा, फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा बन सकता है, कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनेगा वो अंततः किन मांगों को लेके सामने आ पाएगा। और अगर वहां पर कोई प्रोलेटारियन ब्लॉक इस तरह के फोरम पे मौजूद हो, तो अभी क्या ऐसा कोई ब्लॉक बनाया जा सकता है जो प्रोलेटारियन पॉलिटिक्स को इस तरह के महाद्वीपीय दलित संघ में रिप्रेजेंट करे, खासकर कि तब जबकि वह संगठन दलितों का ही हो, तो कैसे होगा ये मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूं। दूसरी चीज एक बात है कि हिंदू जो अलग अलग पर्सनल लॉ बने थे रिलीजन के मुताबिक, ये बात फैक्चुअली सही है और इस बात के लिए अंबेडकर की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने हिंदू जो पर्सनल लॉ था उसमें उन्होंने 2-3 चीजें इंट्रोड्यूस की। एक कि जो उत्तराधिकार है वो लड़की को भी मिलना चाहिए, जो फैमिली स्ट्रक्चर में उत्तराधिकार लड़की के पास जाना चाहिए, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज थी उसका अंबेडकर ने विरोध नहीं किया। बहुत सबसे ताज्जुब की बात है, अंबेडकर को एक रैशनलिस्ट मॉडर्न व्यक्ति के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन एक रैशनलिस्ट मॉडर्न व्यक्ति वो एक मॉडर्न स्टेट को खड़ा करने के बजाय सेपरेट पर्सनल लॉज की बात करता है, जिसका बेसिस क्या है उसका वो विरोध नहीं करते कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या सेपरेट हिंदू कोड बिल नहीं आना चाहिए, इसका अंबेडकर कहीं भी विरोध नहीं करता है। वो इस चीज को लागू करने की बात हिंदू कोड के भीतर करते हैं कि स्त्रियों को मिलनी चाहिए हिंदू, अगर मुसलमानों को नहीं मिलता है तो इससे अंबेडकर को कोई खास दिक्कत नहीं, और अगर मुसलमानों के बीच में पॉलीगेमी को उसका पर्सनल लॉ जो है इजाजत देता है, इससे भी अंबेडकर को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अंबेडकर का ऑब्जेक्टिव जो भी आप कह लीजिए किस चीज से बनता है, वो इस चीज से बनता है जो कि प्री मॉडर्न स्टेट का लॉजिक है, जो कि इस देश में मौजूद जनता के भीतर की प्राइमोर्डियल आदिम चेतना के साथ एक समझौता है, जो कि सेपरेट रिलीजियस लॉ का विरोध नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इतना कह रहा है हिंदू। और आप हिंदू लॉ को रिकॉग्नाइज क्यों कर रहे हैं? हिंदू लॉ की आइडेंटिटी किस चीज पे बेस्ड है? रिलीजियस उस पे बेस्ड है, और हिंदू लॉ हिंदू लोगों के लिए लॉ, और इससे बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। आप फिर ये बात कहते हैं कि मास कन्वर्जन होने चाहिए बुद्धिज्म में, और आप हिंदू लॉ के भीतर बात कर रहे हैं कि लड़कियों को उत्तराधिकार मिलना चाहिए, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। और अपने आप में अगर ऐसा वो मास कन्वर्जन की बात नहीं भी करते तो भी ये गलत है कि अगर कोई प्रोग्रेसिव व्यक्ति देश की पूरी आबादी के समक्ष वो एक यूनिफॉर्म लॉ और सिटीजनरी के कॉन्सेप्ट का समर्थन नहीं करता है, तब तो वो प्रॉपर्ली बुर्जुआ भी नहीं है, दीगरों के सेंस में वो प्रोग्रेसिव बुर्जुआ भी नहीं है, या वोल्टेयर या रूसो के सेंस में वो प्रॉपर्ली बुर्जुआ भी नहीं है। अभी तो उसको डेमोक्रेटाइजेशन के भी, कॉन्शियसनेस की डेमोक्रेटाइजेशन का भी टास्क उसका पूरा नहीं हुआ है, बट आप सेपरेट रिलीजियस लॉ की बात नहीं करेंगे। कुछ बाकी हम लोग की बातचीत चूंकि बाहर भी होती रही थी कॉमरेड सिन्हा से, तो उसके बारे में कुछ सवाल थे बात की, मतलब क्योंकि एकेडमिक उसमें आए तो और साथ ही यहाँ क्योंकि मैं जितने साथियों को जानता हूँ इस डिसिप्लिन से नहीं आते, मैं थोड़ा बात को सॉलिडिफाइड कर देना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही एकेडमिक टर्मिनोलॉजी में, स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी में बात आई है। जैसे एक सवाल यह आया कि कास्ट को हमने यूनिफॉर्म तरीके से देखा, वैसे पेपर में देखा नहीं गया है कास्ट को यूनिफॉर्म तरीके से कि सारे दलित भारत के एक है। ये कंफ्यूजन शायद इसलिए कन्वे हुआ होगा क्योंकि कास्ट
क्वेश्चन का हिस्टोरियोग्राफिकल एनालिसिस करना मकसद नहीं था इस पेपर का। अगर हम शायद हिस्टोरियोग्राफिकल, हालांकि ये बात दिख रही है कि दक्षिण भारत में मध्यवर्ती गोवर्ण पैदा ही नहीं, इस चीज का पेपर में दिख रहा है। क्षत्रिय और वैश्य और ब्राह्मणाइजेशन जब वहां पहुंचा और अकल्चरेशन जिसको बोला जाता है, ब्राह्मणिकल अकल्चरेशन जब पहुंचा, यानी कि ब्राह्मणवादी विचारधारा जब दक्षिणी भारत के उसमें पहुंची, तो बंगाल कृषक जाति जो वहां की थी, वेलाल कृषक जाति को शूद्र का दर्जा दिया गया और ये वेलाल कृषक जाति के किंगडम्स पैदा हुए। इसलिए क्षत्रियों के फंक्शंस को वेलाल जाति का ही जो अपर मोबाइल हिस्सा था, जो कि उन किंगडम्स के शासक वर्ग को निर्मित करता था, वही वो क्षत्रिय का फंक्शन भी पूरा कर रहे थे। इसलिए वहां क्षत्रिय जाति कभी पैदा हो ही नहीं पाई। तो ये तो वेरिएशन की बात हमने की। ये बात सही है कि इस वेरिएशन, ये जो कास्ट हायरार्की का वेरिएशन है, इसमें हम अलग अलग सारी बात नहीं, ये बात इनफैक्ट बंगाल पर भी लागू है। वहां पर भी क्लासिकल सेंस में कोई क्षत्रिय और वैश्य जो है वो बाद में कॉलोनियल पीरियड में आउटसाइड कमर्शियल एजेंट्स के तौर पे गए। अपने आप में बंगाली सोसाइटी ने दो ही वर्ण के उसको देखा जाए तो पैदा किया, ब्राह्मण और शूद्र जो पैदा हुए। मतलब ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का व्यू है, बाकी इसको और बहस हो सकती है, लेकिन इतना तो इसको अगर मान आए तो इतना तो मानते ही हैं हम लोग भी कि पूरे देश में रीजनल वेरिएशन जबरदस्त है। लेकिन एक चीज जिसमें हम लोग सबाल्टर्न हिस्टोरियन से बिल्कुल अलग जमीन पे खड़े हैं, वो ये कि इन वेरिएशंस के पीछे जो हायरार्की है और उस हायरार्की को वैध ठहराने वाला जो तर्क है वो पूरे देश में यूनिफॉर्म है। वो प्यूरिटी और पोल्यूशन का जो एक डाइकोटमी, एक विरोधाभास ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी ने पैदा किया, ये वो यूनिफॉर्म लॉजिक जो हर जगह के जातिगत पदानुक्रम हायरार्की को जस्टिफाई करने का काम करता है। और ये जरूर है कि हम लोग लुई ब्रूनो और फ्रेंच समाजशास्त्रियों की तरह ये नहीं कहते कि ये शुद्धता और प्रदूषण का ये जो डाइकोटमी है प्योरिटी पोल्यूशन का, ये कहीं ऊपर से आ रहा है। ये जो लुई ब्रूनो बोलता है कि हर समाज का एक बेसिक सेट ऑफ वैल्यूज होता है जो उसके सबसे बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है लेवी स्ट्रॉसियन सेंस में, और वो बेसिक स्ट्रक्चर फिर इंजेंडर करता है सोशल फॉर्मेशन। ये उल्टा है, सोशल फॉर्मेशन इस तरह के प्योरिटी पोल्यूशन के कंसेप्ट को पैदा करते हैं। मूल तौर पे जो उनका पूरा लॉजिक लुई ब्रूनो का है कि प्योरिटी पोल्यूशन का ये कंसेप्ट जो है वो ग्रामेटिकली एक तो कहीं ऐसा लिखते नहीं, लेकिन वो डिवाइनली गिवन टाइप का है कि वो डिवाइनली गिवन। और आइडियोलॉजी कहां पैदा हुई? डिस्क्रीट कास्ट मैं पूरी बात कर दूं, लुई ब्रूनो कहीं पर भी डिस्क्रीट कास्ट की बात नहीं करता है। दीपांकर गुप्ता करता है डिस्क्रीट कास्ट की बात। एक और बात रखिए, यहाँ क्या था तुर्की बतुर्की की बात मैं पूरा कर रहे तो शायद इन चीजों पर बहस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिक चीज ये कि ये सवाल यहाँ पर आ जाता है कि क्योंकि लुई ब्रूनो कहता है कि ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है जो इस प्योरिटी पोल्यूशन को पहले आइडियोलॉजी कहाँ पैदा हुई, ये लुई ब्रूनो कहीं नहीं बताता है। होमो हायरार्किकस में एक भी चैप्टर इस विषय पर केंद्रित नहीं है जो ये बताता है कि ये बेसिक ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन ये पैदा होने की प्रोसेस क्या है, जिसको गिवन के तौर पे उस बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे माना गया है। जो स्ट्रक्चर जो एक जगह लुई ब्रूनो को मैं कोट करता हूं यहाँ पर, लुई ब्रूनो लिखता है कि हर सोसाइटी को कुछ वैल्यूज की जरूरत होती है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट अ वैल्यू यू आर एक्सेप्टिंग अ प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। वैल्यू एंजेंडर्स हायरार्की। किसी भी मूल्य को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसी क्षण आप पदानुक्रम के सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं। वो यहाँ तक है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ बिगिनिंग कोई मटेरियल रियलिटी नहीं है। उसका पॉइंट ऑफ बिगिनिंग एक आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, नॉट बेसिक लॉजिक है। बाकी डिस्क्रीट कास्ट की थियरी का लुई ब्रूनो कहीं जिक्र नहीं करता, वो डिस्क्रीट नहीं बोलता है, लेकिन उसका कंसेप्शन भी अपने तरीके से एटॉमिक थियरी ऑफ कास्ट की तरफ जाता है, एटॉमिक कंसेप्शन की तरफ जाता है, जो कि कास्ट जिसमें एक ऐसा रिलीजियस गिवन बन जाता है जो कि एक तरीके से इनमोबाइल है। इसीलिए लुई ब्रूनो इस नतीजे पर पहुंचता है कि भारत के पास कोई हिस्ट्री नहीं है। जिसके पास जिस नतीजे पर एडवर्ड ईपी थॉमसन के पिता एडवर्ड जॉन थॉमसन पैदा पहुंचे थे कि इंडिया इज अ लैंड सिंगुलरली bereft ऑफ हिस्ट्री, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं चला आ रहा है, या जो लोगों को बस चला अनादि अनंत है, इटर्नल है, चिरंतन है, उसके किसी पॉइंट ऑफ बिगिनिंग को नहीं तलाश किया जा सकता है। तो इसलिए दूसरा सवाल जो आता है यहाँ पर जो साथी ने उठाया कि सब्जेक्ट पोजीशन पे जाना होगा। पहली बात तो ये इस लॉजिक का प्रेमाइस शायद हम लोग कहीं कन्वे नहीं हो पाया हो पेपर में। हम लोग कोई ऐसा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं मानते हैं, कास्ट का बहुत वेरिएशंस है और बहुत जगह पे हम लोग को ऐसा लगता है जहां पर
दलित मूवमेंट्स जो हुए, जैसे नाम शूद्र जिसके आपने जिक्र किया, वहां पर दोनों हमको दिखता है कॉलोनियल स्टेट से सिंपल अपोजिशन का भी कोई फेसिस नहीं दिखता है और सिंपल कोलैबोरेशन का भी कोई फेसिस नहीं दिखता है। अब ये बात अलग है कि सबाल्टर्न हिस्टोरियन जिसमें उसकी ऑटोनॉमी तलाशते हैं कॉन्शियसनेस की, मैं अभी उससे नहीं जा रहा हूँ। मूल जो आपने सवाल उठाया कि पेपर में ये बात आई है कि हमको नेशनलिस्ट कहीं ना कहीं पोजीशन पे हम जाके खड़े हुए हैं जब हम कास्ट के एक ऐसे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उससे सब्जेक्ट पोजीशन पे जाना होगा। ये पोस्ट मॉडर्न जब से सबाल्टर्न हिस्ट्री हिस्टोरियंस ने एक लिंग्विस्टिक टर्म किया है, तब से उनकी फेवरेट पोजीशन है सब्जेक्ट पोजीशन पे जाना है। हालांकि सब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट मानते हैं कि सब्जेक्ट इज अ कॉलोनियल दिस सब्जेक्ट, दिस पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्न सब्जेक्ट इज अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट। और चूंकि ऐसा है और ऐसा इसमें भी है कि आजादी के बाद जो स्टेट आया वो आधुनिक राज्य, वो मॉडर्न स्टेट था और इस सेंस में कोई रैडिकल रप्चर नहीं हुआ क्योंकि कॉलोनियल स्टेट भी एक मॉडर्न स्टेट था, वो भी एनलाइटनमेंट के प्रभुत्वशाली डोमिनेशन के प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा था। जो मॉडर्न स्टेट आया आजादी के बाद वो भी चूंकि वो मॉडर्न स्टेट था एंड चूंकि सभी मॉडर्न चीजें मस्ट बी डन, उनको कचरे के पेटी में फेंक दिया जाना चाहिए और इनलाइटनमेंट से जुड़ी हर चीज को पेटी में कचरे के पेटी में फेंक दिया जाना चाहिए, इसलिए सब्जेक्ट पोजीशन पे रहना होगा। अब आप सब्जेक्ट पोजीशन का इस तरह का वैल्यूराइजेशन जब करते हैं, सब्जेक्ट पोजीशन का वैल्यूराइजेशन करने का मतलब ये क्या है कि कास्ट की बात नहीं है, उस कोई और नहीं बोल सकता है, उस जगह पे जाके सोचा जाए, उस जगह वही बोलेगा कि वो अनुभूति जो दलित अनुभूति है, वो दलित अनुभूति जो उसका स्वामी है, इस दलित अनुभूति का और एक्सक्लूसिव दलित अनुभूति का जो स्वामी है, उसी के पास बोलने का अथॉरिटी है कि वो दलितों की तरफ से बोल सकता है। और ये जो नेशनलिस्ट कंस्ट्रक्शन किए गए और कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन किए गए, कॉलोनियल स्टेट ने खास तरीके से कास्ट को कंस्ट्रक्ट किया। जो निकोलस डर्क्स की बात जिन्होंने एक साथी और सनती के जो हमारे साथी उन्होंने देखी कि निकोलस डर्क्स का जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंच जाता है कि कास्ट एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, एक निर्मिति है, एक मानसिक एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है जो कॉलोनियल स्टेट ने इस तरीके से इमेजिन किया और इसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं। रोनाल्ड इंडियन एक जो इस तरह का पोस्ट ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियन है, उसकी किताब का नाम है इमेजिनिंग इंडिया, कि इंडिया को इमेजिन किया कॉलोनियल पावर ने आके और इमेजिन करके वैसा इंडिया बनाया जिस इंडिया को डोमिनेट करना, जिस इंडिया को लूटना शोषण करना आसान है। ये बात है कि शेड्यूल कास्ट जो है वो एक गवर्नमेंटल कैटेगरी है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंटल कैटेगरी हवा में नहीं बन सकती है। हर गवर्नमेंटल कैटेगरी एक फ्लॉड रिफ्लेक्शन होती है किसी न किसी रियलिटी का। वो गवर्नमेंट आके फिर ये भी सवाल आएगा कि उन्होंने यही क्यों बनाए, वो कुछ भी और भी तो हो सकता था। कॉलोनियल स्टेट ने आके शेड्यूल कास्ट कैटेगरी बनाई। निकोलस डर्क्स कहता है कि इस कैटेगरी के बनाए जाने और खासतौर पे 1871 से जो कास्ट सेंसस एचएच रिजली ने शुरू किया, उस सेंसस ने कास्ट को पैदा किया है तरीके से। कॉलोनियल स्टेट ने अपनी ऐसी हरकतों से बर्नार्ड ब्रोन एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अमंग हिस्टोरियंस इसकी किताब है, वो लिखता है राइज ऑफ एथनोग्राफिक स्टेट में कि एथनोग्राफिक स्टेट का एक अंधभक्ति चीजों को गिनने से वर्गीकरण करने से तो कॉलोनियल पावर जब आई तो उसने इंडिया की जो मल्टीपल आइडेंटिटीज थी, ये जो बहुलवादी अस्मिताएं थी और कितना सुंदर था वो भारत जिसमें ऐसी बहुलवादी अस्मिताएं थी, जय हो ऐसी भारत की जिसमें कि ऐसी बहुलवादी अस्मिताएं जो है आपसी सामंजस्य में मल्टीपल आइडेंटिटी जी रही थी। और एक मौका आया जब कॉलोनियल स्टेट में आके उसमें से एक आइडेंटिटी को जो है वो हेजेमोनिक आइडेंटिटी बना दिया, कास्ट आइडेंटिटी को उसको कंस्ट्रक्ट, ये एकदम गलत है। इवन मिडिवल पीरियड के हिस्टोरियंस ने दिखाया है कि कास्ट अपने ओरिजिन से लेकर अपने ओरिजिन से लेकर बाद तक लगभग हर युग के शासकों को सबसे इफेक्टिव रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी के साथ। इस बार हम जिक्र करते हैं कि जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए भारत तो उन्होंने दो सवालों पर हिंदुइज्म की आलोचना की, हिंदू धर्म की। एक आइडोलेट्री मूर्ति पूजा और दूसरा बहुदेववाद। एक चीज जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कमेंटेटर था जिसने जाति व्यवस्था के पर सवाल उठाया, एल-बरूनी, और वो एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, मैथमेटिशियन था। उसने सवाल, और वो भी बड़े नरम शब्दों में, कि ब्राह्मण हेजेमनी को क्वेश्चन करते हुए जातियों में बटे हिंदू समाज को उसने कमेंट किया और उसको इस्लाम के बरक्स और मुस्लिम सोसाइटी के बरक्स जक्सटापोज कर शेयर रखा कि ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस की। इसके अलावा किसी ने भी नहीं किया। उल्टे जो मुस्लिम कम्युनिटी से उसने इस्तेमाल किया इस कास्ट हायरार्की का
जो जातियां कन्वर्ट हुई, जो जातियां तब्दील हुई, जिन्होंने कन्वर्जन किया इस्लाम में, वो जातियां अगर दलित होती तो वो सभी जातियां एंडोगेमी को प्रैक्टिस करती रहती, बुनकरों की जैसे मुस्लिम की जाति वो एंडोगेमी को प्रैक्टिस करती रही लंबे समय, अभी भी कर रही है बहुत हद तक। और एक ये चीज कैरी ओवर हो गया कास्ट सिस्टम से, और इस तरीके से जो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भी एक कास्ट डिवाइडेड कम्युनिटी के तौर पर पैदा हुई। और ये कॉलोनियल पावर के आने से पहले हो चुका था। मुगल पीरियड में सीओ बेली अपनी किताब रूरल स्टम्प्स एंड मदार्स में लिखते हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटी थी वो भी उसी तरीके से कास्ट डिफरेंशिएटेड कम्युनिटी के तौर पर आई। और इस मामले में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो बात अलग है, लेकिन इस सच्चाई को उसको बिल्कुल ठीक पता है। और निकोलस डॉब्स की सुजन बेली ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया इन 18th सेंचुरी में एकदम ठीक आलोचना की है कि कॉलोनियल स्टेट आउट ऑफ द ब्लू हवा से कोई चीज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। और इसलिए जो सब्जेक्ट की पोजीशन पे जाने की बात है, ये अंततः कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को परकीकृत करके, अस्मिताओं को परकीकृत करके उनके जश्न मनाने तक जाती है। इन सेपरेट आइडेंटिटी को रीफाई करो, इनका जश्न मनाओ। और देखिए कॉलोनियलिज्म के पहले ऐसा ही तो था, ये मल्टीपल आइडेंटिटी, ऑब्वियसली मल्टीपल आइडेंटिटी थी। और जो कास्ट सिस्टम था वो भी कोई होमोजीनियस किस्म का या कोई मोनोलिथिक किस्म का सिस्टम नहीं था, तो आपस में उसके भीतर बहुत वैविध्य है, अलग अलग इलाकों में वैविध्य है, अलग अलग धार्मिक संदर्भ जहां पे मौजूद है वहां पर वैविध्य है और बहुत वैविध्य मिलेगा। लेकिन बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल जो जिस आइडियोलॉजी का हर रूलिंग क्लास अपने अपने दौर में अपने अपने जो है एप्रोप्रिएशन के तरीके के लिए इस्तेमाल करता है, वो बेसिक यूनिफॉर्म अंडरलाइन प्रिंसिपल है, जो बुनियादी सिद्धांत है वो यूनिफॉर्म है, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। और वो बदलाव खास तौर पे उस समय आता है जिस समय कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, और इस बात को रिफॉर्म एडिक्ट ने बहुत अच्छे तरीके से रखा है कि कोई भी पेटी कमोडिटी प्रोडक्शन जहां पे छोटे पैमाने का माल उत्पादन होगा वहां पर ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी या जिसको आप कहते हैं कि अनन्य श्रम विभाजन, एक गैर लचीला श्रम विभाजन, एक रिजिड लेबर डिविजन बेस्ड ऑन बर्थ, ये किस किस्म का रिजिड लेबर डिविजन कैपिटलिज्म सस्टेन नहीं कर सकता। कैपिटलिज्म इसको तोड़ेगा, एंडोगेमी को कर सकता है, एंडोगेमी से कैपिटलिज्म की यारी है, क्योंकि एंडोगेमी एक ऐसी चीज देता है जो बूर्जुआ प्रॉपर्टी को उससे भी ज्यादा पवित्र बना देता है जितना कि किसी भी बूर्जुआ फिलॉसफर ने बनाया। जो ये जो प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार के जरिए नीचे जाने का पूरा मैकेनिज्म होता है वो तो सबसे अच्छा बन जाएगा। एंडोगेमी के साथ कैपिटलिज्म का कोई इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, इसलिए कैपिटलिज्म एंडोगेमी के साथ सर्वाइव कर सकता है, कैपिटलिज्म रिजिड लेबर डिवीजन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता है। और इस मायने में आज ये बात सच है और पेपर में भी ये बात आई है कि बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो कि न कि निजी क्षेत्र में बल्कि सरकारी क्षेत्र में दलित जातियों के लिए ही, मतलब दलित जातियां हैं उसमें बहुल है। लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क क्वालिफायर हम लोग जोड़ते भी हैं कि अब ये चीज एक ऑब्लिगेशन नहीं है। पहले ये चीज एक ऑब्लिगेशन थी और इससे फर्क पड़ता है, ये सिर्फ एक फॉर्मल डिफरेंस नहीं, ये सिर्फ एक औपचारिक फर्क नहीं है। पहले जिस तरीके से सामाजिक टैबू और जो जिस तरीके से पूरा एक सामाजिक हेजेमनी कास्ट आइडियोलॉजी की काम करती थी कि आप जा ही नहीं सकते, आप जाते तो आप जात बाहर हो जाते, आपको मारा जा सकता था, पीटा जा सकता था पेड़ से बांध के, आप उस चीज का भी उस वर्जना को तोड़ नहीं सकते थे जो ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी थी। लेकिन आज ये टूटी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इतनी जल्दी इस तरीके से टूटेगी नहीं, और कई हद तक टूटी भी है, ये भी तो मानना पड़ेगा। क्या ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी उसी तरीके की बनी हुई है जिस तरीके की प्री कॉलोनियल पीरियड या कॉलोनियल पीरियड में थी? हम नहीं लगता, काफी हद तक टूटी है और काफी हद तक बची भी हुई। लेकिन इसमें सवाल इस क्वांटिटी का नहीं है कि कितना टूटी और कितना बची, सवाल ये कि अगर टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई तो जो उभरता हुआ ट्रेंड वो इस चीज का टूटना। लेकिन कास्ट सिस्टम यहाँ पर इंसान अभी गलत है, जहां पर बोलते हैं कि कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट के साथ कास्ट का इकोनॉमिक रजिस्टर डिमिनिश हुआ, जो उसका आर्थिक पहलू है वो लगातार कम होता गया है, और वो ये एक मैकेनिस्टिक वो है। इकोनॉमिक पहलू ने ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ने उस इकोनॉमिक रजिस्टर, जैसा कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ने अन्य सभी अस्मिताओं के साथ किया है, उस इकोनॉमिक रजिस्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको तब्दील कर दिया है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इरफान अभी का लॉजिक यहाँ पर जाने लगता है कि कैपिटलिज्म अगर जितना अपने परफेक्शन, अपने थ्योरेटिकल परफेक्शन की तरफ बढ़ेगा उतना ही कास्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली एक हद तक खत्म होता जाएगा। यहाँ पर एंडोगेमी और पेट्रियार्की के एस्पेक्ट को एकदम मिस करते हैं कि पेट्रियार्की किस तरीके से और एंडोगेमी किस तरीके से, ये जो सजातीय विवाह की जो परंपरा है समाज में, और ये जो पितृसत्तात्मक गठजोड़ और पवित्र गठजोड़ पूंजीवादी राज्य के साथ बना हुआ है, ये गठजोड़ किस तरीके से एंडोगेमी को एक बहुत अच्छा एक याराना पैदा कर देता है उसके साथ,
है। इसलिए जो सब्जेक्ट पोजीशन पे जाने वाली बात है, इसको और मैं चाहूंगा थोड़ा एलाबोरेट करें ताकि कि सब्जेक्ट पोजीशन पे जाने का मतलब कहीं एक एब्सोल्यूट रिलेटिविज्म में गिरना तो नहीं, निश्चित तौर पे रिलेटिव है कास्ट हायरार्की और उसके रिलेटिविटी के एस्पेक्ट के साथ उसके जो एब्सोल्यूट कैरेक्टर है उसको भी देखना होगा। और इसके डायलेक्टिक्स में ही कास्ट सिस्टम बदलता रहा है थ्रू एजेस। अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट पोजीशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी को, और यही सबाल्टर्न स्टडीज करता है, यही नेशंस एंड इट्स फ्रैगमेंट में पार्थ चैटर्जी करते हैं, यही जो है टेक्निकल डिफरेंस वाले अपने आर्टिकल में वो क्या था वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी दीपेश चक्रवर्ती, यही काम दीपेश चक्रवर्ती करते हैं कि और देखिए मॉडर्न स्टेट में जो कुछ किया वो सब्जेक्ट एक होमोजेनाइजेशन किया, और ये जो होमोजेनाइजेशन और ये यूनिवर्सलाइजेशन किया देश की जनता का जो क्या बोलेंगे को एक रूपीकरण, एक फोर्स किया ऊपर से, इस एक रूपीकरण और यहीं पे फूको पे जाते हैं वो वापस, जहां पे फूको कहता है कि हर नाम, हर मानक, हर यूनिवर्सल ये क्या बोलेंगे ऑप्रेसिव कलंकारी, हर नाम, हर यूनिवर्सल ऑप्रेसिव। तो यहाँ नहीं, इसका आप अपनी बात रखिए, इसका हम लोग भी अपनी बात रखेंगे, एक सेपरेट पेपर इसी पे है, उस पर लोग भी अपनी बात रखेंगे, आप बात रखिएगा। लेकिन फूको का बेसिक लॉजिक यहाँ पे जाता है कि हर नाम, हर यूनिवर्सल ऑप्रेसिव है और इस रूप में कोई भी कलेक्टिव रेजिस्टेंस जब आप करेंगे, क्योंकि हर कलेक्टिव सामूहिक प्रतिरोध के पीछे कहीं ना कहीं कोई नॉर्म की भावना काम कर रही होती है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शन के दौरान एक पुराना नारा लगा, आवाज तो हम एक है, तो एक टीचर ने इसमें बहुत आपत्ति की, ये बोला कि आवाज तो हम एक है, मत बोलो आवाज तो हम अनेक है। ये जो एक है ये जो दमनकारी होमोजेनाइजेशन करता है, दमनकारी होमोजेनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जब अगर आपके कलेक्टिव के पास भी पावर आएगी तो आप एक पावर स्ट्रक्चर पैदा करेंगे, है ना। हर कलेक्टिव, हर यूनिवर्सल, हर नॉर्म ऑप्रेसिव है, ये पावर पैदा करता है, इसलिए आप पूंजीवाद का कोई कलेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं कर सकते। अलग अलग आइडेंटिटी फ्रैगमेंटरी रेजिस्टेंस करेंगी। देखिए उधर ट्राइबल्स कर रहे हैं, देखिए ट्राइबल्स कितने अच्छे से रहते हैं, ट्राइबल्स प्रकृति के साथ कितने उसके साथ रहते हैं, ट्राइबल्स को छेड़ दिया ना, कॉलोनियल स्टेट ने छेड़ दिया, फिर साम्राज्यवादियों ने छेड़ दिया, प्रकाशवादियों ने छेड़ दिया, और ये कम्युनिस्ट भी इससे बात नहीं आते हैं, ये भी छेड़ने की बात करते हैं। ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्राम चला था यूएसएसआर में, है ना। ये जो पूरा लॉजिक है, ये अनक्रिटिकल सेलिब्रेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स, ये अंततः वास्तव में इसका क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स क्या है? परिवर्तन से हर किस्म का अधिकरण छीन लो, चेंज से हर किस्म की एजेंसी छीन लो, चेंज को एजेंसी डिनाई करो, मत दो, चेंज की बात करो। रेडिकल टेक्नोलॉजी एक जगह लिखते हैं, ये जिसमें 60s में पैदा हुआ और उसी का एक ऑफशूट था, 60s में जो जबरदस्त तालमेल हुआ निहिलिज्म का, में 68 का जो पेरिस था उसको लोग कहते हैं रेडिकल पेरिस, हम लोग कहते हैं कंफ्यूज पेरिस, बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज पेरिस था। उसमें सब कुछ मिल रहा था, एक तरफ ये मिल रहा था कि जीपीसीआर हुआ चाइना में तो ये उसको एलन डेजियो बोलता है कि रेवोल्यूशन अगेंस्ट पार्टी था, और ये वो मोमेंट था जिस समय पार्टी और रेवोल्यूशन और क्लास और स्टेट और डिक्टेटरशिप का युद्ध गिर गया। अब क्या होगा? अब क्लास की बात मत कीजिए, अब आप एक कैटेगरी की बात कीजिए, रूलर्स, उसके नीचे अपोज कौन करेंगे उनको? मल्टीट्यूड, और उस किस चीज के लिए करेंगे?